Hello everybody. So in last class we started agriculture and in today's class we will continue agriculture and probably आज की क्लास में agriculture ख़त्म हो जाएगा and उसके बाद next class में we will discuss about the maps of agriculture and question and answers. तो आज की क्लास में firstly we will complete the crops and then we will do some small topics here and there. So let's start. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट मेज़। मेज़ जो है वो खारिफ क्रॉप है क्योंकि वो WOP में नहीं आता है, राइट। मेज़ एक खारिफ क्रॉप है। अब देखो मेज़ के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल आप लोग को सिंपली याद करना पड़ेगा कि 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है और जो टेम्परेचर है वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस तक का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मेज़ के लिए जो सॉइल यूज़ होती है वो होती है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। अब जो मेज़ है वो एज अ फूड और फॉडर क्रॉप दोनों यूज़ हो सकता है, मतलब कि ह्यूमंस जो हैं वो खुद के खाने के लिए भी मेज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा चारे की तरह भी मेज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉडर मतलब होता है चारा। मेज़ के स्टेट्स को याद करने के लिए मैंने आप लोग के लिए एक ट्रिक बनाई है, दैट इज़ MAT मैट। जैसे कि आप लोग को पता है आंध्र प्रदेश जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो AT से है आंध्र प्रदेश एंड T से है तेलंगाना और M से है मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को मेज़ के लोकेशंस याद करने के लिए एक वर्ड याद रखना है, दैट इज मैट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पल्सेस। WOP के अंदर P स्टैंड्स फॉर पल्सेस। तो जो पल्सेस हैं वो एक राबी क्रॉप है। पल्सेस को ग्रो करने के लिए ड्राई कंडीशंस और लेस मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया राबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन क्रॉप है। विंटर सीजन के अंदर इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, इसीलिए पल्सेस को ग्रो करने के लिए थोड़ा कम मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, कम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि विंटर सीजन में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा विंटर सीजन में बिल्कुल ड्राई कंडीशंस होती हैं। तो क्योंकि पल्सेस जो है वो राबी क्रॉप हैं और वो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, विंटर सीजन में बिल्कुल ड्राई कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पल्सेस जो हैं वो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएंगी, ठीक है। अब पल्सेस के बारे में आप लोग को एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि पल्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ठीक है। पल्सेस जो हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, राइट। ओके नाउ आप लोग को ये सुन के बहुत प्राउड होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। मैंने आप लोग को राइस के केस में बताया था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सिर्फ मैंने प्रोड्यूसर के बारे में बात की थी, ठीक है। बट पल्सेस के केस में सब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में पल्सेस प्रोड्यूस भी इंडिया ही करता है और कंज्यूम भी इंडिया ही करता है, ठीक है। पल्सेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप लोगों को याद करने के लिए, जैसे मैंने आप लोग को वीट के एग्जाम्पल्स बताए थे क्योंकि वीट भी एक राबी क्रॉप था, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोग को वीट के एग्जाम्पल्स बताए थे कि ऐसे एरियाज जहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इसी तरीके से जो पल्सेस हैं उनके भी एग्जाम्पल्स वही होंगे जो वीट के एग्जाम्पल्स थे। तो पल्सेस के लिए आप लोग को अलग से एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, रटना नहीं है। आप लोग को लॉजिक लगाना है कि भाई वीट जो है वो भी राबी क्रॉप है, पल्सेस भी राबी क्रॉप है, ठीक है। अराउंड उन लोग को सेम ही टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस तरीके से वीट, पल्सेस सब कहाँ ग्रो हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज शुगर केन। देखो शुगर केन को याद करने के लिए मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मैंने ये चैप्टर आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोग हर चीज़ के बीच में कंपेयर कर सकें, राइट। अब देखो, अब आप लोग देखो कि वीट और राइस, ठीक है, शुगर केन की एक कॉलम की प्रॉपर्टीज़ तो मिलेंगी वीट से, एक कॉलम की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी राइस से, उसके बाद वापस वीट, उसके बाद वापस राइस। देखो सबसे पहले आता है खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो शुगर केन खारिफ क्रॉप है एंड जो राइस है वो भी एक खारिफ क्रॉप है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो वीट का टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है उसको कूल ग्रोइंग सीजन। कूल ग्रोइंग सीजन मतलब कि 20, 18, 15 इतना टेम्परेचर। और आप लोग देखो कि जो शुगर केन का टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच का है, दैट इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आती है रेनफॉल की बात। देखो रेनफॉल में राइस को रिक्वायर्ड होती है 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल, वीट को रिक्वायर्ड होती है 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल, और उसके एग्जैक्ट इंटरमीडिएट दैट इज उसके एग्जैक्ट बीच में 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है शुगर केन को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सॉइल की, ठीक है, तो सॉइल के अंदर तो आप लोग वापस आ जाओ। देखो राइस और वीट दोनों के अंदर एलुवियल सॉइल कॉमन है, ठीक है, और एलुवियल सॉइल जो है वो शुगर केन को बनाने के लिए भी काम आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फीचर। मैंने आप लोग को राइस के केस में बताया था कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस,
और फर्स्ट नंबर का होता है चाइना। उसी तरीके से इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील। उसके बाद अगर आप लोग बात करें स्टेट्स की, तो जो स्टेट्स हैं वो जो स्टेट्स वीट के थे वो एज इट इज स्टेट्स शुगर केन के भी हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को टैबुलर फॉर्म में इसलिए पढ़ाया था ताकि आप लोग हर चीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। अब जब भी आप लोग शुगर केन याद करें तो आप लोग याद करना कि जो भी प्रॉपर्टीज़ वीट और राइस की है उसके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शुगर केन की है, ठीक है। नाउ कम्स ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ऑयल सीड्स जो हैं वो राबी क्रॉप हैं, ठीक है। अब WOP में ऑयल सीड्स आती हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो ऑयल सीड्स हैं वो राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऑयल सीड्स राबी क्रॉप हैं और कुछ कुछ ऑयल सीड्स खारिफ क्रॉप हैं। ऑयल सीड्स के अंदर सबसे मेजरली आप लोग को एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं, ठीक है। दैट इज ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है, लाइम सीड्स और मस्टर्ड ये राबी क्रॉप है, ओके। उसके बाद आता है कैस्टर। कैस्टर जो है वो बोथ राबी और खारिफ बोथ क्रॉप है। देन इट्स ससीमम। ससीमम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो, ससीमम जो है वो नॉर्थ के अंदर एज अ खारिफ क्रॉप काम करता है और साउथ के अंदर एज अ राबी क्रॉप काम करता है। जितना उसका नाम अजीब है उतना ही काम अजीब है। नाउ अब ऑयल सीड से रिलेटेड स्टेट्स आप लोग की बुक में मेंशन नहीं किए हुए हैं, आप लोग को सिर्फ ग्राउंडनट से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहले जी फॉर ग्राउंडनट, एंड ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो गुजरात ही है, ठीक है। सिर्फ आप लोग को ग्राउंडनट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज गुजरात। उसके अलावा आप लोग को ऑयल सीड से रिलेटेड फीचर्स याद रखने हैं कि जो ऑयल सीड्स हैं वो कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा सोप्स, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितने भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसके अंदर से 12% जो है वो ऑयल सीड्स ही ग्रो होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि इंडिया जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, चाइना के बाद, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है एंड देन इंडिया है। ये चीज़ मैंने आप लोग को वीट में भी बताई थी। नाउ अब आप लोग को ग्राउंडनट से रिलेटेड ये जो 3 चीज़ें हैं, दैट इज टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, ये खुद से याद करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टी एंड कॉफ़ी। देखो, टी एंड कॉफ़ी जो है वो बहुत ईजी है। टी एंड कॉफ़ी के अंदर सबसे पहले आप लोग की बुक में सीजन नहीं मेंशन कर रखा, दैट इज खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखी क्योंकि टी और कॉफ़ी जो है वो बड़े बड़े प्लांटेशंस पे ग्रो होते हैं और ऑल थ्रू आउट द ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि राबी क्रॉप है तो सर्दी में ही ग्रो हो रहे हैं या फिर रेनी सीजन में ही ग्रो हो रहे हैं। टी और कॉफ़ी पूरे साल ग्रो होते ही रहते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टेम्परेचर की बात। तो देखो, टी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, दैट इज 21 to 29 डिग्री सेल्सियस, और कॉफ़ी के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट दोनों के लिए जो रेनफॉल है वो अराउंड इक्वल ही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, दैट इज 150 to 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अच्छा, अब ये जो रेनफॉल टी और कॉफ़ी के लिए रिक्वायर्ड होती है ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी क्रॉप्स बताए उसके अंदर 50, 75, 100 इतनी ही रेनफॉल रिक्वायर्ड हो रही थी, बट 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। एंड टी और कॉफ़ी के प्लांटेशंस को, जहाँ पर बड़े बड़े एरियाज़ में टी और कॉफ़ी ग्रो होते हैं, वहाँ पर इन प्लांटेशंस के ऊपर रेगुलर शावर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑल थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल रेगुलर कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल की शावर की रिक्वायरमेंट होती है टी और कॉफ़ी के लिए, ठीक है। अब आप लोग की बुक के अंदर सॉइल के बारे में बता रखा है। देखो, टी और कॉफ़ी दोनों को बनाने के लिए एक ही टाइप की सॉइल रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ वेल ड्रेन्ड माउंटेन सॉइल, ठीक है। अब आप लोग इमेजिन करिए एक ऐसा एरिया जहाँ पर कंटिन्यूसली इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है, वहाँ पर जो सॉइल होगी वो हमेशा बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होगी, ठीक है। तो इस तरीके से टी और कॉफ़ी दोनों को बनाने में ही वेल ड्रेन्ड माउंटेन सॉइल की रिक्वायरमेंट लगती है, जो कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होती है, ठीक है। नाउ कम्स प्लांटेशन की बात। तो मैंने आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो टी है वो प्लांटेशंस पे ग्रो होती है, कॉफ़ी भी प्लांटेशंस पे ग्रो होती है, ठीक है। अब देखो, अब आती है स्टेट्स की बात। अगर आप लोगों ने टी से रिलेटेड कोई भी ऐड देखी है तो आप लोग को पता होगा कि टी जो है वो असम की बहुत ज़्यादा फेमस है। असम, मेघालय, ये 2 मेजर एरियाज हैं जो कि इंडिया के अंदर टी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का, सिर्फ इन 2 रीजन्स की वजह से, दैट इज असम एंड मेघालय। असम के अंदर एक जगह है दार्जिलिंग, वहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी की, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की 3% कॉफ़ी जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस होके जाती है। और इंडिया के अंदर कॉफ़ी, देखो, कॉफ़ी
को प्रोड्यूस करते हैं दो स्टेट्स मेजरली, दैट इज कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, कर्नाटका के अंदर एक प्लेस है नीलगिरीज, जहां पर बहुत अच्छे क्वालिटी की कॉफी प्रोड्यूस होती है और नीलगिरीज जो है वो वर्ल्ड फेमस है कॉफी के लिए। नाउ अब अगर आप लोगों ने एड देखी है कोई कॉफी की या फिर टी की, तो देखो टी के मेजर एड्स में असम और दार्जिलिंग का नाम आता है, कॉफी की मेजर एड के अंदर नीलगिरी का नाम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को टी और कॉफी में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टी और कॉफी बहुत इजीली मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं। टी और कॉफी के लिए बस टेम्परेचर टी के अंदर ज्यादा, कॉफी के अंदर कम, रेनफॉल भी सेम, सॉइल भी सेम। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को स्टेट्स याद कैसे करने हैं ये बता भी दिया। ठीक है, नाउ कम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो इंडिया जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की, तो पूरे वर्ल्ड का 13% वेजिटेबल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। और आप लोग की बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रूट्स पे। तो मैंने आप लोग को बताया इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ठीक है, अब आप लोग की बुक में फ्रूट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करें मैंगो के लिए, तो एम फॉर मैंगो एंड एम फॉर महाराष्ट्र, इस तरीके से आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज के लिए आप लोग को एक एग्जाम्पल याद करना है नागपुर। अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नागपुर का संतरा, दैट इज ऑरेंज, नागपुर का बहुत फेमस होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, देखो अगर आप लोग ऊपर वाले एरियाज में जाएंगे, दैट इज हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर बहुत अच्छे अखरोट, बहुत अच्छे एप्पल, बहुत अच्छे पियर्स मिलते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन्ड भी है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे एप्पल, एप्रिकॉट्स, पियर और वॉलनट्स, वॉलनट्स मतलब अखरोट, बहुत अच्छे मिलते हैं। लोग स्पेशली हिमाचल प्रदेश से एप्पल मंगवा के खाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ग्वावा एंड लिची। तो ग्वावा और लिची जो है वो यूपी, बिहार में बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखो जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को बता दी, जो मेजर एग्जांपल्स थे वो बता दिए। अब उसके बाद कुछ थोड़े एग्जांपल्स रहे हुए हैं। लाइक अभी मैंने आप लोग को बताया कि ग्रेप्स जो है वो आंध्र प्रदेश में अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल्स मेघालय में बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, और बनाना जो है वो मिजोरम, महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप लोग फ्रूट्स के अंदर से देखो, मैंने अभी आप लोग को 5-7 फ्रूट्स के एग्जाम्पल दिए। अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप उसके अंदर इन 5-7 एग्जाम्पल में से 2-3 भी लिख देंगे तो यू विल बी सॉर्टेड, राइट। नाउ कम्स रबर। तो देखो रबर को ग्रो करने के लिए हमेशा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा रबर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस और अबव 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है उसमें ही ग्रो होता है। मैंने आप लोग को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का नाम क्यों बोला, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज वही होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहा है और रेनफॉल भी बहुत हाई रहे। ठीक है, तो रबर से रिलेट करके आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अगर आप लोग को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब पता हो तो ट्रॉपिकल मतलब यही होता है कि जहां पर रेनफॉल भी हाई हो और टेम्परेचर भी हाई हो। ठीक है, तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और अबव 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है रबर के लिए। ठीक है, उसके अलावा रबर जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। जैसे टी प्लांटेशन क्रॉप थी ना, बहुत लार्ज एरियाज पे ग्रो होती थी। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं वो थ्रू आउट ग्रो होते हैं। दैट इज उनका कोई सीजन नहीं होता कि राबी सीजन, खारिफ सीजन, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो थ्रू आउट द ईयर 12 ही महीने ग्रो होते हैं। इस तरीके से रबर भी प्लांटेशन क्रॉप है और वो 12 ही महीने ग्रो होता है। अब रबर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ऐसे एरियाज हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाया करते हैं। देखो ये इंडिया का मैप है और ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, यहाँ पर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु लाया कर रहे हैं और यहाँ पर रबर बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। नाउ कम्स कॉटन एंड जूट। अब देखो कॉटन एंड जूट मैं आप लोग को समझा देती हूँ, बट कॉटन एंड जूट को याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा कॉटन की जो रेनफॉल होती है उसके एक पैटर्न की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कॉटन को सबसे पहले लाइट रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन
के डेज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड होती है। कॉटन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। और कॉटन के अगर आप लोग को एग्जाम्पल याद रखने हैं तो आप लोग ये वर्ड याद रख सकते हैं, मैट, दैट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट इज जूट। जूट जो है वो अगेन खारिफ क्रॉप है, उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा जूट को ग्रो करने के लिए एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, बैग्स, मैट्स और रोप बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूट। जूट जो है वो बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो जूट है वो ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर ऑल दी क्रॉप्स सारे इतने ही थे। नाउ कम सम स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है, जिसको मैं आप लोग को एनसीईआरटी में से पढ़ाऊंगी। सबसे पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। उसके बाद ये जो पेज नंबर 44 है और पेज नंबर 45 है, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 46 का छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट आप लोग के सिलेबस में नहीं है। एंड ये जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है, दिस इज़ इन योर सिलेबस। तो 2 टॉपिक्स बचे हैं अभी। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड देन इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ओके, सो इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, मैं आप लोग को पॉइंट्स बताती जाऊँगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप लोग को इन पॉइंट्स को सुनना है, ओके, वेरी केयरफुली, right? Now, technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बता दिया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राइट। नाउ टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि कभी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो आप लोग को पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रखे हैं अपनी कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि क्रॉप इंश्योरेंस की, ठीक है, या फिर फार्मर्स को, अलग अलग फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है। इस तरीके से इन सब को बोलते हैं टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो बहुत सालों से क्या हो रहा है कि सिर्फ लैंड के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, और टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत टाइम पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ था एग्रीकल्चर में, राइट। तो अब आजकल क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। In spite of the development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of our country still depend on monsoons and natural fertility, ठीक है। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स डेवलप कराए गए हैं, बट उसके बाद भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि देखो इरिगेशन इज़ जस्ट अ बेसिक नीड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। इरिगेशन सब फार्मर्स के पास होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी आज के टाइम पे काफ़ी सारे फार्मर्स हैं जो कि इरिगेशन के लिए मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एक ऐसी कंट्री जिसमें 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, उस कंट्री में प्रॉपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, राइट। तो यही आप लोग की बुक में बता रखा है, राइट, ओके। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, आप लोग को याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराए गए थे, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी फार्मर्स को। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ टाइप ऑफ टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जैसे ही बहुत सारे और टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया जैसी कंट्री में और चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बहुत नीड है, राइट, okay. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of ज़मींदारी were given priority, right? अब इसके अंदर एक एक टर्म का मतलब मैं आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन,
तो पहले के टाइम पे क्या हुआ था, अराउंड 1920 1930 के टाइम पे इंडिया में फूड क्राइसिस हो गए थे। ठीक है, इंडिया में फूड क्राइसिस क्यों हुए थे, क्योंकि जो लेबर थे, जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, वो इतना प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाते थे और इसलिए अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स और अच्छे अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसलिए कलेक्टिवाइजेशन किया गया। कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि क्या होता है कि कलेक्टिवाइजेशन मीन्स कंसोलिडेशन ऑफ इंडिविजुअल पीजेंट्स। ठीक है, I am repeating it again. Collectivization means consolidation of individual peasants. Consolidation means सारे पीजेंट्स को साथ में लाना। तो कलेक्टिवाइजेशन में क्या किया जाता है कि बहुत सारे पीजेंट्स को एक ही लैंड पे लाया जाता है ताकि वो मिलके ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स को उगा सके। ठीक है, तो आप लोग की बुक में दो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स और पीजेंट्स को एक ही साथ एक ही पीस ऑफ लैंड पे लाना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ठीक है, और कंसोलिडेशन मैंने आप लोग को बता ही दिया कि टुगेदर, ठीक है, टुगेदरनेस, बहुत सारे लोग को कंबाइन करने को बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। नाउ ज़मींदारी वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, तो बोला गया कि ज़मींदारी को हटाओ। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स लगता है उसको हटाना चाहिए। राइट, तो ये सारी चीज़ें की गई। ओके, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ज़मींदारी इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, उसको हटाया गया। राइट, ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ एक्सेट्रा तक आप लोग को हर एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए ज़मींदारी क्या होता है, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, क्योंकि अगर जब तक आप लोग को ये चीज़ें समझ नहीं आएगी आप लोग इसको लर्न नहीं कर पाओगे। तो अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया जैसी कंट्री में जिसके अंदर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ holdings, abolition of zamindari. Okay, land reform was the major focus of our first 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो 2-3 लाइनें हैं इसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड को लैंडलेस लोगों को दिया जाए। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है उनको जाके लैंड दिया जाए, इस चीज़ को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। ठीक है, दैट इज़ लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और वो लोग जो कि लैंडलेस हैं उनको जाके लैंड दिया जाए, इस चीज़ को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे 5-ईयर प्लान बनते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला फर्स्ट 5-ईयर प्लान बना था, फर्स्ट 5-ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे। ओके, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल एक कोई इंसान है, उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, उस इंसान के पास इतना बड़ा लैंड है। ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, तो उसने अपने लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि लैंड का साइज़ कम हो गया। ठीक है, उसने अपने चारों बेटों को एक एक पार्ट दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि उसका जो इतना बड़ा लैंड है उसकी साइज़ कम हो गई। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है, राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से, राइट टू इनहेरिटेंस मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना लैंड डिवाइड करके अपने चिल्ड्रन में बांट देते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं राइट टू इनहेरिटेंस। तो राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड का साइज़ है वो बहुत कम होता जा रहा था। ठीक है, लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड की साइजेस हैं वो बहुत कम होती जा रही थी और लैंड डिवाइड होता जा रहा था। ओके, तो क्योंकि लैंड डिवाइड होता जा रहा था तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड दिखी, नेसेसिटी दिखी कि लैंड को वापस मतलब जोड़ा जाए। ठीक है, इसीलिए वापस नीड दिखी कि होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन किया जाए, मतलब कि जो छोटे छोटे लैंड्स हैं अलग अलग लोगों के पास उनको जोड़ा जाए, उनको कंबाइन किया जाए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोग को ऊपर भी बताई थी कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब होता है कि लैंड को जोड़ना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंसोलिडेशन ऑफ लेबरर्स, ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन में क्या हुआ था, कलेक्टिवाइजेशन में कंसोलिडेशन ऑफ लेबरर्स हुआ था। राइट,
तो ये जो छोटी छोटी होल्डिंग्स थी इनको जोड़ा गया, ठीक है, इनको बड़े साइज़ का बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को सबको समझ आया है। द लॉज एंड लैंड रिफॉर्म्स वर enacted, but the laws of implementation was lacking or lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. Green Revolution based on use of package technology and the White Revolution were some of the strategies initiated to improve lot of Indian agriculture, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें करी गई, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज बनाए गए, ठीक है, तो इन लॉज का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि 1960s में 1960s और 1970s में उन्होंने डिसाइड करा कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन करवाएंगे इंडिया में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि इंडिया का एग्रीकल्चर इंप्रूव हो, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन कराया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन होता क्या है? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेजर एम होता है कि फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना अच्छी अच्छी नई नई टेक्निक से, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। तो ये पूरा होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। एंड वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। एंड वाइट रिवॉल्यूशन में क्या होता है, पहले क्या हुआ था, 1970s से पहले इंडिया में मिल्क की बहुत शॉर्टेज थी, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स लगाई गई, मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की हेल्प से इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स बनाया गया, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च किए गए इंडिया में 1970s के बाद। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के जो फ़ायदे थे वो सिर्फ कहीं कहीं एरियाज़ में ही दिखने को मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग की बुक में लिखा गया है, देयरफॉर इन 1980s एंड 90s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। 1980s में और 1990s में एक और कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर बोला गया कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों करवाए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to farmers at lower rate of interest were some of the important steps, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एक चीज़ का मतलब समझाते जाती हूँ। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, ठीक है, कभी भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट, जिनकी वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर कभी किसी भी फार्मर के क्रॉप्स किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो क्रॉप इंश्योरेंस में मेक श्योर किया जाता है कि जितना भी लॉस उस फार्मर को हुआ है उसके पैसे गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में आप लोग को क्रॉप इंश्योरेंस समझाऊं तो सिंपल वर्ड में क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, जिसमें से जाके जो फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं वो जाके ईजिली लोन ले सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को पता होगा कि बैंक में जाके लोन लेने के लिए कुछ चाहिए होता है, कुछ कोलेटरल चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आज मुझे अगर बैंक में जाके लोन लेना है तो मेरे को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को अपनी गाड़ी, मेरा मकान, कुछ ऐसे गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कोलेटरल। एंड अगर जो गाँव के लोग होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए होता नहीं है, तो वो इतना ईजिली जाके बैंक से लोन नहीं ले सकते, ठीक है। तो गाँव के लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो क्या करते हैं, वो सब अपनी सेविंग्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जिसको लोन चाहिए होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में से लोन लेता है, ठीक है। इसके बाद में डिटेल में आप लोग के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि बहुत सारे गाँव के लोगों के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, तो वो बैंक से लोन नहीं ले सकते, इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं, जिसके अंदर वो अपनी सेविंग्स जो हैं वो डालते हैं और उसके बाद उनको वहाँ से ईजिली लोन मिल जाते हैं, ओके। नाउ KCC एंड PAIS, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ और अदर स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए, ओके। मोरओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। तो अगर कभी भी फ्लड आने वाला होता है या फिर कुछ टेम्परेचर कंडीशंस बतानी होती है, कुछ वेदर कंडीशंस बतानी होती है, तो फार्मर्स को पहले से ही इन्फॉर्म करने के लिए रेडियो पे और टीवी पे ये वेदर के बारे में बताने लग गए, ताकि फार्मर पहले से ही अलर्ट हो जाए, ओके। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस फॉर important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen।
नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि अगर आपको जाके फार्मर से डायरेक्टली कुछ भी ख़रीदना है, ठीक है, फार्मर से डायरेक्टली आप लोग को कुछ भी ख़रीदना है तो आप लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट फार्मर को देना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फार्मर भी कुछ प्रॉफिट गेन कर सके। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ताकि फार्मर को भी प्रॉफिट हो सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी फार्मर ने कुछ क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, एंड मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो फार्मर को वो क्रॉप ग्रो करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो क्रॉप डायरेक्टली फार्मर से ख़रीदना है तो आप लोगों को वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो फार्मर से क्रॉप ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फार्मर को कुछ नुकसान ना हो, फार्मर को ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हो सके। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर जो है वो मैं आप लोग को कुछ पॉइंट से बताऊंगी। एनसीईआरटी में ये इतना अच्छी तरीके से नहीं दे रखा। आई फील कि आप लोग को इन पॉइंट से अच्छा समझ आएगा। सो देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। इंडिया के फार्म्स में जो फार्मर्स थे वो कॉटन प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद वो कॉटन ब्रिटेन भेजी जाती थी और उस कॉटन से ब्रिटेन में कपड़ा बनता था, धागा बनता था एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बट 1990 के बाद इंडिया के फार्मर्स को बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर्स से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन ग्रो होती थी वो इतनी अच्छी ग्रो नहीं हो पाती थी क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है। इंडिया में इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इरिगेशन इक्विपमेंट्स ये सब नहीं थे, तो इंडिया में बहुत कम कॉटन प्रोड्यूस होती थी और जो कॉटन होती थी वो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती थी। और बाकी जो डेवलप्ड रीजन्स हैं उनमें क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की कॉटन प्रोड्यूस होती थी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉटन प्रोड्यूस होती थी। तो इस तरीके से 1990 के बाद इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाया कॉटन ब्रिटेन को, ओके, क्योंकि इंडिया ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करा बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से जहाँ पर बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इंडिया में भी सोचा गया कि इंडिया में भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे। तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और आप लोग की बुक में देखो, सॉरी नॉट बुक, आप लोग इन पॉइंट्स में देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो फैशन दीज डेज बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन नेगेटिव मैनर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की गई, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रैक्टिस की गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये यूज़ नहीं होते, बट उसके बाद भी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इस तरीके से लैंड को इतना नुकसान भी नहीं होता, लैंड को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब झेलने भी नहीं पड़ते और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ओके। उसके बाद इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स to high value crops which will increase incomes and reduce reduce environmental degradation simultaneously, ठीक है। तो अब आप लोग के इन पॉइंट्स में बताया गया है कि इंडियन फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको सीरियल्स के बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा टी, कॉफ़ी ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे जो कि ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सकें और उनकी वैल्यू अच्छी हो मार्केट में, ठीक है। इससे उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, ओके ओके। नाउ देखो, अब मैंने आप लोग को पॉइंट्स बता दिए। अब आप इस एनसीईआरटी में देखो, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन आप लोग के इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं उनके मर्जिंग को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया बहुत सारे बाकी कंट्रीज़ को बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता भी है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ से प्रोडक्ट्स लेता भी है, ठीक है। तो पूरे मार्केट्स के मर्जिंग को बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के मार्केट्स के मर्जिंग को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। कि इंटरनेशनली जो पूरा वर्ल्ड है दैट इज़ कनेक्टेड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इंडिया अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है और पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी इंडिया में गुड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो देखो, जो मैंने आप लोगों को कॉटन वाली बात बताई थी कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो इंडिया है वहाँ पर बहुत अच्छी कॉटन ग्रो होती थी, तो इंडिया की कॉटन बेल्ट्स ने ब्रिटिश लोगों को अट्रैक्ट करा और कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन की जो जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर कॉटन एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारी कॉटन इंडिया से ट्रांसपोर्ट होकर जाती थी, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। 1990 से
से पहले जितनी भी कॉटन होती थी यहाँ मैनचेस्टर और लिवरपूल के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी कॉटन की रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी इंडिया से फुलफ़िल होती थी। इंडिया अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉटन प्रोवाइड करता था इधर, ठीक है। बट 1990 के बाद इंडिया के फार्मर्स जो हैं उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है। वो डेवलप्ड कंट्रीज से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। देखो ये जो 2-3 लाइंस हैं ये अभी आप लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आप लोग को नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाऊंगी तब आप लोग को ये पूरी समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए ये 2-3 लाइन स्किप कर देना, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड पॉइंट लिख रखा है, ठीक है। बीच में कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पॉइंट बता रखा है जो कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रखा है। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया के फार्मर्स को सीरियल से शिफ्ट होकर हाई क्वालिटी क्रॉप्स बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वही सारी चीज़ें दे रखी है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मैप्स एंड सम क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।